उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा निकला की दूसरी किस्त। मुझे मामा के पास जाना है। मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं मर जाऊंगा अपनी मामा के बगैर। मामा, मामा, नहीं। जोहरा खातून, जो गहरी नींद सो रही थीं, चीख की आवाज़ पे उठ बैठी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उन्होंने शाहनवाज रज़ामीर के कंधे पे हाथ रखा, जो बेड पे बैठे कपकपा रहे थे, और इनका चेहरा पसीने से शराबूर था। शायद आज फिर किसी बुरे ख्वाब से डर गए थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं वो जोहरा खातून पानी का गिलास लिए इनके सामने बेड पे बैठ गईं, जिसे कपकपाते होंठों से थामे वो एक ही सांस में खाली कर चुके थे। और दूं पानी? वो सर को नफ़ी में हिलाते बेड की बैक से कमर टिकाए, एक बाजू आंखों पर रखे, आंखें मौन गए। क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब था क्या? हाँ, ख्वाब था। बहुत बुरा ख्वाब। वो आंखों से बाजू हटाए हकलाते हुए बोले, जैसे अभी तक इस ख्वाब के ज़ेर असर हों। वो इन्हें क्या बताते कि ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। तल्ख हकीकत, जो किसी खौफ की तरह इन्हें अपने शिकंजे में जकड़े हुए है। आप आयतुल कुर्सी और चार कुल पढ़कर अपने ऊपर फूंकें, तो इंशाअल्लाह फिर आपको कोई बुरा ख्वाब नहीं आएगा, और पुरसुकून नींद भी आएगी। वो इनके हाथ अपने हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता प्यार से दबाते हुए बोली। तो वो अपनी इस खूबसूरत शरीक हयात को देखने लगे, जिनके चेहरे पे एक सुकून था, एक एतमाद था और यकीन था, जो अब हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़कर इन पर फूंक रही थीं। शायद इनके सुकून के लिए। वो सर असबात में हिलाते करवट लिए, एक बाजू सर के नीचे रखे आंखें मूंद गए, तो जोहरा खातून इन पर कंबल दुरुस्त करती दूसरी तरफ आके सो गईं। हेलो माय डार्लिंग फ्रेंड। रमशा ने पीछे से आते दादू के गले में बाहें डाले, इन्हें प्यार से भेंच लिया, जो बरामदे में अपने मखसूस तख्त पर तकिए से टेक लगाए, आंखों पे मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाए, हाथों में थाल लिए चावल साफ कर रही थीं। अरे हट मुई, कितनी बारी बताया तुझे, मुझे ये डार्लिंग शार्लिंग ना बोला कर, और ना हेलो हाय, सीधा सलाम किया कर। ये मुंह अपनी जुबान देकर तो चले गए, पीछे हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर गए। ना ही दीन का पता, ना ही किसी का लिहाज। दादो इसके बाजू झटकते अपने मखसूस पंजाबी अंदाज से इसे डांट रही थी, जो अब तख्त पर दादू के पास ही बैठी इनकी सलावातें सुनती, इन्हें देख रही थी, जिनका चश्मा लगाने का अपना ही अंदाज था, जो आंखों पे कम और नाक पे ज्यादा होता था। अरे मेरी प्यारी दादो, मैं आपको मॉडर्न बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे फर फर इंग्लिश बोलें कि सबको पता चले कि रमशा शाह ज़ेब रज़ा मीर की दादो मोहतरमा सुल्ताना बेगम कोई ऐसी वैसी खातून नहीं, बल्कि बहुत ही मॉडर्न। हुई अम्मी। इससे पहले कि रमशा अपनी जज्बाती तकरीर जारी रखती, दादो की भारी छड़ी इसके कंधे पर अपना वार दिखा चुकी थी। उफ दादो, कितनी जालिम है आप। आज तक आप जैसी जालिम औरत नहीं देखी मैंने। पता नहीं दादा को आपसे कैसे प्यार हो गया था। मुझे तो लगता है इनका इतनी जल्दी इस दुनिया से जाना भी इस जुल्म की कोई कड़ी है। रमशा, जो अपने कंधे को हाथ से सहलाती दुहाइयां दे रही थी, इसकी आखिरी बात पर वो अपनी मुस्कुराहट न रोक पाई। अरे अल्लाह जन्नत नसीब करे तेरे दादा मरहूम को। वो तो मुझे अपनी शहजादी कहते ना थकते थे। हमारे प्यार की दास्तान तो हर तरफ मशहूर थी। लोग तो हमारे प्यार की मिसालें देते थे। रमशा अब तख्त पर लेटी, सर इनकी गोद में रखे, जिसमें दादो अपनी उंगलियां चला रही थीं, हमेशा की तरह इनकी दास्तान मोहब्बत सुनकर हंस रही थी। अस्सलाम वालेकुम। साद, जो काफ़ी देर से बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ा दादी पोती का प्यार देख रहा था, पिलाखिर सलाम करके आगे बढ़ा और दादी के सामने झुक गया। तो रमशा सलाम का जवाब देते फौरन तख्त से उतरकर फासले पर जा खड़ी हुई। जीता रहे मेरा पुत्र। मेरी आंखों की ठंडक। दादो साद को अपने साथ बिठाए प्यार और दुआएं देती रहीं, और पास खड़ी रमशा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि दादो अपने दोनों पोतों और पोती से बहुत प्यार करती थी, और वो भी इन्हें हमेशा प्यार और इज्जत देते। कैसी हैं आप दादो? साद इनके दोनों हाथ चूमते हुए पूछने लगा। अब मैं चंगी हो गई हूँ। अपने पुत्र को देख लिया ना, और अब जवान हो गई हूँ। कितने दिनों के लिए आया मेरा बच्चा? और इस कोजे एहसन को भी ले आते, चक्कर लगा जाता। 1 महीना हो गया है इसे। मुझ बुढ़ी दादो को तो छोड़ो, बीमार बाप को ही मिल जाता। बाबा के नाम पर इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बाबा को? कहाँ है वो? दादो, मैं भी आया बाबा से मिलकर। साद फौरन बेचैन सा उठा
बाबा के रूम में आया तो मामा पानी का गिलास थामे इन्हें मेडिसिन दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। बाबा। वालेकुम अस्सलाम जान। साद मामा के गले लगने के बाद बाबा की तरफ बढ़ा, जो बेड के पास पड़ी केन चेयर पर बैठे थे। इसे बरसों से बीमार लगे। सामने टीवी लगा था। बाबा कैसे हैं आप? क्या हुआ, तबीयत खराब है आपकी? वो इन्हें मिलने के बाद कारपेट पे ही इनके सामने कदमों में बैठा इनके दोनों हाथ थामे पूछने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। कहाँ ठीक हैं आप? इतने वीक हुए पड़े हैं आप। मामा सच बताएं, क्या हुआ बाबा को? वो इनकी बात काटते हुए मामा के सामने जा खड़ा हुआ। प्लीज मामा। मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ और दिल की गहराइयों से करता हूँ। पिछले 1 साल से जब से इसे देखा, मेरी नींद, मेरा सुकून, कुछ भी मेरा नहीं रहा। मैं तो खुद को भी भूल बैठा हूँ। मुझे हर चेहरा इसका चेहरा नजर आता है। तो फिर क्यों ठुकराया इसने मेरी मोहब्बत को? क्या कमी है मुझ में? क्यों मेरी मोहब्बत ड्रामा लगी इसे? क्यों किया इसने ऐसा? इसे नफरत है ऐसी सो कॉल्ड मोहब्बत से। एहसन अपने रूम में अपने जिगरी यार जैन के सामने बैठा अपनी मोहब्बत के ठुकराए जाने पे ज़ारो कतार रो रहा था। एहसन। जैन ने इसके कंधे पे हाथ रखे इसे रिलैक्स करने की कोशिश की, जिसकी आंखें शिद्दत गम और रोने से लाल अंगारा बनी हुई थीं। जैन, क्या मैंने कभी इससे फ्लर्ट करने की कोशिश की? कभी इसे गलत निगाह से देखा? कभी इससे बदतमीजी की? कभी इससे बेवजह फ्री होने की कोशिश की? जैन ने नफी में सर हिलाया। नहीं ना। तो फिर अबरू को मेरी मोहब्बत सो कॉल्ड कैसे लगी? मैंने तो कभी इसे आंख भर के नहीं देखा कि कहीं मेरी महबूब की तौहीन ही ना हो जाए। मैं तो किसी साए की तरह इसकी हिफाजत करता था। मेरी मोहब्बत तो बहुत पाकीज़ा और बनावट से पाक थी, इस मासूम बच्चे की तरह जो अपनी माँ के पेट से फौरन बाहर आते ही मासूम, पाकीज़ा और किसी किस्म की भी बनावट से पाक होता है। कतरा कतरा आंसू इसकी आंखों से बहते अपने हाथों पर रखे जैन के हाथों पर गिर रहे थे। एहसन, इसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया है ना? देखना, वो कभी खुश नहीं रहेगी। जैन इसके आंसू पोंछते हुए बोला। अल्लाह ना करे। एहसन इसके हाथ झटकता हुआ फौरन उठा फासले पर जा खड़ा हुआ। अल्लाह ना करे जैन कि वो कभी खुश ना हो। मोहब्बत बद्दुआ तो नहीं देती। आप जिनसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं, आप इसे नाखुश होने की बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? आप अपनी मोहब्बत के नाकाम होने पे इसे कैसे अपनी मोहब्बत के अंजाम की बद्दुआ दे सकते हैं? नाकाम मोहब्बत बदला तो नहीं मांगती। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम ही तो नहीं। अगर मोहब्बत में हिजर मेरा नसीब है तो मैं ये हिजर भी काटने को तैयार हूँ। मैं अबरू ज़मान की मोहब्बत में हिजर काटने को तैयार हूँ, लेकिन बद्दुआ दे के इसे सारी ज़िंदगी के लिए बेसुकून और दुखी नहीं देख सकता। हाँ, शायद मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा किसी की कोई गुंजाइश ना रहे। जैन खामोशी से इस खूबसूरत दोस्त को बोलता देख रहा था, जिसका दिल भी इसकी तरह खूबसूरत था। इतनी बड़ी चोट के बाद भी एहसास जिंदा था। जैन चलता हुआ इसके पास आया तो वो इसके गले लगे जोर जोर से रोने लगा। काफ़ी देर अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद वो इससे दूर होते हुए अपने आंसू साफ करता हुआ बोला। मैं परेशान और बेचैन ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरा दिल टूटा है, लेकिन बहुत जल्द खुद को संभालने की कोशिश करूँगा। जैन के हाथ से गिलास लिए वो एक घूंट पानी पीता गिलास बेड साइड टेबल पर रख चुका था। मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती। ना तो ये कैद होती है, ना ही ये कैद करती है। अता है ये, तौफीक वालों को मिलती है। मोहब्बत ख़ता नहीं होती, ना ही ये सज़ा में मिलती है। कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी की चाबी उठाता शिकस्ता कदमों से बाहर जाने लगा तो जैन की आवाज़ पे इसके कदम रुक गए। जैन चलता हुआ इसके सामने खड़ा इसे देखने लगा, जिसकी आंखों में एक सुकूत था। बहुत कुछ खो देने के बाद एक गहरा सुकूत। सुकून की तलाश में वो जैन को जवाब देता दरवाज़ा अबूर कर गया। अबरू, अबरू कहाँ है? अबरू। बाबा बेचैनी से बाहर निकले मामा से पूछने लगे। सैयदा बानो, जो वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले धोती, हया को पकड़ाती और इन्हें तार पर टांग रही थीं, बाबा की बेचैन आवाज़ पे वो दोनों दौड़ती इन तक आईं, जो अपने कमरे से मुल्हिका कमरे में इसे देखते अबरू अबरू कहते अब छोटे से बैठक नुमा ड्राइंग रूम में जा रहे थे। क्या हुआ जमान? क्या हुआ बाबा? मामा और हया इनकी बेचैनी को देखते फौरन बोली। अबरू कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? देखो, टाइम तो काफ़ी हो चुका है। मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ भला। बाबा, जो बेचैनी से सेहन में चक्कर काटते बार बार टाइम देखते, फौरन गेट की तरफ बढ़े। क्लिक।
इससे पहले कि वो दरवाजे तक आते, अबरू दरवाज़ा खोलते अंदर आई। इन तीनों को सहन में खड़ा देखकर आगे बढ़ी। खैरियत, आप तीनों ऐसे क्यों? कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी? मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। मैं कितना बेचैन हो गया था। इससे पहले कि अबरू की बात मुकम्मल होती, बाबा जल्दी से दरमियानी फासला अबूर करते, इसे गले लगाए बेसाख्ता इसका सर चूमने लगे। तो अबरू को महसूस हुआ जैसे वो किसी सायादार दरख्त के नीचे खड़ी है और इसे कोई धूप छू नहीं सकती। यही तो बाप की मोहब्बत होती है, सब मोहब्बतों पे भारी। बाबा, अबरू ने इनका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया तो इनकी आंखों में हमेशा वाला खौफ ही नजर आया, और वही खौफ इसे परेशान भी करता था। और अब वो इनसे इस खौफ का सबब पूछने का पक्का इरादा कर चुकी थी। बाबा, एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट कल हर सूरत सबमिट करवानी थी। वही कंप्लीट करते टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, और मोबाइल रात को चार्ज करना भूल गई थी इसलिए बंद हो गया। और अभी मुझे अहद और सना ने ड्रॉप किया है। आई एम सॉरी अम्मी बाबा, मैंने बहुत परेशान किया आप लोगों को। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। जाओ तुम फ्रेश हो लो, और हया तुम खाना लगाओ जब तक मैं ये कपड़े धो के आती हूँ। अम्मी के कहने पर वो दोनों चली गईं, जबकि बाबा सहन में रखे तख्त पर सुकून से बैठ गए। बाबा आ जाऊं? जमान साहब, जो अलमारी में सर दिए कुछ ढूंढ रहे थे, अबरू की आवाज़ पर मुस्कुराते हुए अलमारी बंद करते इस तक आए। आ जाओ मेरा बेटा। वो अबरू को प्यार से कंधों पर थामे बेड पे बिठाते खुद भी इसके साथ बैठ गए। अम्मी इशा की नमाज अदा कर रही थीं और अबरू को बाबा से बात करने का मौका मिल गया। नमाज पढ़ ली मेरे बेटे ने? और हया फहद क्या कर रहे हैं? जी बाबा, पढ़ ली। हया भी नमाज पढ़ रही है और फहद कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। बाबा, एक बात पूछूं? इसने जवाब देते ही इनसे इजाज़त ली। मेरे बेटे को इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? आप बिला इजाज़त हर बात पूछ सकती हैं। वादा करें, आप बताएंगे। अबरू ने इनकी टांगों में बैठते हाथ इनके सामने किए। वादा लेना चाहा तो वो मुस्कुराते हुए थाम गए। वादा? बाबा, वो वो खौफ क्या है जो हर वक्त आपकी आंखों में मेरी गैर मौजूदगी में होता है? मेरे घर से बाहर जाने पे आप बेचैन क्यों हो जाते हैं? कुछ नहीं। बाबा, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहे थे, उन्होंने ऐसे सवाल की तवक्को नहीं की थी। इसके हाथ झटकते कमरे में मौजूद सिंगल खिड़की के पास जा खड़े हुए। बाबा, आप मुझे टाल नहीं सकते, आपने वादा लिया है। अबरू ने इनके साथ खड़े हुए इनकी आंखों में आंखें डाले अपनी बात पर जोर दिया। अबरू, बस मुझे इस ज़माने से खौफ आता है। तुम अकेली यूनिवर्सिटी जाती हो और लोगों का कोई भरोसा नहीं। हर तरफ वहशी भेड़िए घात लगाए बैठे हैं। तो क्या मेरा खौफजदा होना गलत है? जमान साहब ने इसे सरसरी सा जवाब देते हुए टालना चाहा, तो वो इनके बेबुनियाद झूठ पर भड़क उठी। हाँ, गलत है ये। झूठ बोल के टाल रहे हैं आप। मुझे सिर्फ सच सुनना है। यही सच है। उन्होंने अपनी बात पे जोर दिया। ये सच नहीं है बाबा, नहीं है ये सच। क्योंकि इस दुनिया में मैं ही वाहिद लड़की नहीं जो 2-3 पॉइंट बदल कर अकेली यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मैं ही अकेली नहीं कि हर वहशी दरिंदा मेरी घात लगाए बैठा हो। सिर्फ मैं ही नहीं जो अकेली घर से निकलती हूँ बाबा। हजारों लाखों बेटियां हैं ऐसी। इन सब के बापों के दिलों और आंखों में तो कोई खौफ कंडली मारे नहीं बैठा जैसे आपका। और वो जो बगैर रुके बोल रही थी, चलती हुई इनके सामने खड़ी हुई बोली। चलें, मान भी लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो फिर हया भी तो आपकी बेटी है। वो भी तो अकेली कॉलेज जाती है। इसके अकेले जाने पे तो आपके दिल और आंखों में कोई खौफ नहीं होता। इसकी गैर मौजूदगी में तो आप माहिए बे आपकी तरह नहीं तड़पते। इसने नजरें इनके चेहरे पे फोकस किए, इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते हुए पूछा। बताएं बाबा, ऐसा क्यों है? तुम जा सकती हो अबरू। जमान अहमद, जो काफ़ी देर से खामोश खड़े इसकी बातें सुन रहे थे, एक खामोश नज़र अबरू पे डाले बगैर इसके किसी सवाल के जवाब दिए इसे जाने की इजाज़त दी और चलते हुए बेड पर बैठ गए। बाबा, अगर कोई बात, कोई डर भी है आपको तो प्लीज़ बताएं ना। कोई हल निकालेंगे। शेयर तो करें। अबरू भी इनके पैरों में बैठी, हाथ इनके घुटनों पर रखे एतमाद से बोली, तो उन्होंने अपनी नज़रों का रुख मोड़ लिया। बाबा, आपको एतबार है ना अपनी बेटी पे? बाबा, क्या आपको कोई माजी? चटाख! इससे पहले कि अबरू की बात मुकम्मल होती, जमान साहब का हाथ इसके मुंह पर अपने निशान छोड़ गया। नहीं है एतबार तुम पे। बहुत सर चढ़ गई हो तुम। ठीक कहती हैं तुम्हारी माँ।
जितनी तुम्हें ढील दे रखी है, इतना ही तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। तुम्हारा बाप होने के नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम लोगों के लिए परेशान हो सकूं? बहुत जल्द रिश्ता ढूंढ के तुम्हारी शादी करता हूँ। अपने बच्चे होंगे तो फिर तुम्हें एहसास होगा माँ बाप की परेशानी क्या होती है। बाबा क्या कह रहे हैं? अब्रू को कुछ सुनाई ना दिया। वो तो सिर्फ हाथ मुंह पर रखे हमनक बनी बाबा को देख रही थी, जिन्होंने कभी इसे फूलों की छड़ी से भी ना छुआ था। और आज थप्पड़। वो अपनी सिसकी का गला ढूंढते, हाथ मुंह पे रखी, भागते हुए कमरे से निकल गई। अब्रू, मुझे माफ कर देना। मैं अपने बेटे पे हाथ कैसे उठा सकता? मुझे तुमसे नहीं, इस जावियार से डर लगता है, जो मुझे ढूंढ लेगा और तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैं तुम्हें सच बता के तुम्हारी नफरत ना सह पाऊंगा। माफ कर देना अपने बाबा को अभी। अबरू के जाते ही जमान अहमद के रुके आंसू कतरा कतरा बहने लगे। हेलो एएसपी मुस्तफ़ा तलाल साहिब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी सिकंदर, आई एम गुड। तुम कैसे हो? आई एम ऑल फाइन। कहाँ हो? ऑफिस में। एक बहुत बड़ा केस है, आजकल इसी पे काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। सिकंदर के पूछने पर इसने तफसीली जवाब दिया। मुस्तफ़ा, सिकंदर और ज़फ़र तीनों बहुत अच्छे और एक दूसरे पे जान देने वाले दोस्त थे। ज़फ़र डॉक्टर, मुस्तफ़ा पुलिस में, जबकि सिकंदर बिजनेस की दुनिया का बादशाह माना जाता था। अलग अलग फील्ड में होते भी तीनों की दोस्ती बेमिसाल थी। मेरे काम का क्या बना? काफ़ी देर बाद सिकंदर ने अपने मकसद की बात पूछी। यार, ऊपर से आर्डर आ गया था, सो मैं इसी में बिजी हो गया। बहुत जल्द पता करवाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें कंफर्म है ना इसका नाम जमान अहमद है? तलाल ने तस्दीक चाही। यस, ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत जल्द इसकी फैमिली की रिपोर्ट मुझे दो और कोई भी झूठा केस बनाकर इसे अंदर करवाओ। ओके, ऐसा ही होगा, जैसे तुम चाहते हो। बहुत जल्द तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। तलाल ने यह पूछना फजूल समझा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे पता था कि सिकंदर कुछ नहीं बताएगा। वो एक बंद कली है जो परत दर परत खुलेगी। ओके देन, टेक केयर, बाय। बाय। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें जमान अहमद। एक एक जुल्म का बदला चुकाना होगा तुम्हें। फ़ोन रखने के बाद अपने दोनों हाथ जोर से टेबल मारे। इसके हाथों में दर्द की शदीद लहर उठी, लेकिन इसके दिल में लगी आग फिर भी कम न हुई, तो वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। टक 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 दरवाजे पे नाक हुई तो वो अपने जज्बात पे कंट्रोल करता चेयर पर रिलैक्स बैठा फाइल खोल चुका था। यस। अस्सलाम वालेकुम भाई। इजाज़त मिलने पर आशू अंदर आई। वालेकुम सलाम। मेरी गुड़िया कैसी है? सिकंदर इसे अपने साथ लगाए सर पे प्यार करने लगा। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो चलती हुई इसके सामने चेयर पर जा बैठी। अरे, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? सिकंदर ने भी मखसूस चेयर पर बैठते हुए पूछा। उफ, मैं इतना बोर हो रही हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं है। आप और भाई भी बिजी हैं। मामा अपनी एनजीओ में होती हैं और बाबा वैसे ही अमेरिका गए हुए हैं। पहले मैंने सोचा भाई के हॉस्पिटल जाती, लेकिन उफ, मेडिसिन की बदबू। फिर सोचा क्यों ना आपको शर्फ मुलाकात बख्शा जाए। ओहो, फिर तो तुम वाकई बहुत बोर हो रही थी। अच्छा किया आ गई। चलो आओ बाहर जाते हैं, घूमे फिरेंगे, शॉपिंग, और फिर बाहर से ही डिनर करके तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ मुझे सिर्फ 15 मिनट दो, मैं 2-3 मेल्स चेक कर लूँ। वो इसे सारा प्रोग्राम बताता लैपटॉप पे मेल्स चेक करने लगा। ओके, आशु उसे जवाब देती चेयर से उठती ऑफिस का मुआयना करने लगी, जहां इसके मुड़ते ही एक साइड पे वाइट एंड ब्राउन सोफा सेट रखा गया था, जिसकी साइड्स पे छोटी छोटी टेबल्स रखी थी। इन पे बेशकीमती डेकोरेशन पीसेस थे और दरमियान में शीशे की बहुत बड़ी टेबल थी, जिसके ऊपर बहुत स्टाइलिश एशट्रे पड़ा अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत था। सामने दीवार पे पैनासोनिक का बहुत बड़े साइज का एलईडी लगाया गया था। दीवारों का कलर भी वाइट एंड ब्राउन ही था और इसके राइट पे बहुत बड़ी विंडो थी, जिस पे वाइट ही जालीदार पर्दे लटक रहे थे और विंडो से बाहर देखने पर दूर दूर तक जाती सड़क पर गाड़ियां दौड़ती नजर आती। वो विंडो का नज़ारा करती मुड़ी तो इसके सामने एक बहुत खूबसूरत जहाज़ी साइज मेज़ थी, जिस पे लैपटॉप, फाइल्स और एक खूबसूरत सा पेंसिल बॉक्स और एक तरफ इंटरकॉम रखा गया था। मेज़ के सामने बहुत बड़ी रिवॉल्विंग चेयर थी, जिस पे बैठा सिकंदर अपने लैपटॉप पर बिजी था। मेज़ की दूसरी तरफ भी दो स्टाइलिश सी चेयर्स थीं और छत पर लटकता बहुत ही कीमती और खूबसूरत फानूस रोशनियां बिखेरता ऐसे मालूम होता था जैसे ज़मीन पर तारे उमड़ आए हों।
ये ऑफिस बिलाशुबा इसके मालिक के आला ज़ौक़ होने का मुंहबोता सबूत था। यस, आई एम फ्री नाउ, चलें? सिकंदर लैपटॉप बंद करता इस्तकाया तो अपने ख्याल से चौंकी। हाँ जी, बट एक शर्त है। क्यों भाई, अब क्या शराइत हैं? वो अपना कोट बाजू पे रखे इसके सामने मेज से टेक लगाए इसे देखने लगा, जो ब्लैक लॉन्ग टी शर्ट और चूड़ीदार पजामा पहने, शोल्डर कट बाल जो खुले छोड़े गए थे और गले में लटकते दुपट्टे के साथ इसे शराइत बताती बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वो इसे अजीज भी बहुत थी। वो शर्त यह है कि आप मुझे गुड़िया नहीं कहेंगे। अरे ये क्या गुड़िया? इतना हैंडसम और खूबसूरत लड़का साथ हो तो गुड़िया कहता खाक अच्छा लगेगा। उफ, लड़कियां वैसे ही आप पे मरती हैं, तो जब मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ आपको देखेंगी तो जल भुनकर कोयला हो जाएंगी। इसकी बात पर सिकंदर का फलक शगाफ कहका बुलंद हुआ। उफ आशू, तुम्हारा कोई हाल नहीं। हाँ ना भाई, क्या खाक मजा आएगा जब आप गुड़िया गुड़िया करेंगे और लड़कियां मुझे आपकी बहन का तस्वर करते फलने की कोशिश करेंगी। इसने सिकंदर की तरफ देखते हुए हंसते हंसते जिसकी आंखों में आंसू इसने सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा, हंसते हंसते जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ओके डन, चलो। वो दोनों हंसते हुए चले गए। ए अल्लाह, ए रब्बे कायनात, ए खालिक दो जहां, हम बहुत गुनहगार, बदकार और ख़ताकार हैं। हमारी ख़ताओं को बख्श दे। हमसे जान अनजाने में जो गुनाह सरजद हो चुके हैं इन्हें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हर भटके हुए को सिराते मुस्तकीम दिखा। ए अल्लाह, तू तो दिलों के भेद खूब जानता है। तू तो शहरक से भी करीब है। तू ही मेरे दिल का हाल जानता है। ए अल्लाह, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी नजर करम का क्या कहना, हम गरीबों पे भी अपनी करम की बारिश कर दे। हम तेरे ही मोहताज हैं। हमारी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमा। हमारे गुनाहों को बख्श के हमसे राज़ी हो जा। मेरे मालिक, हमसे हुई हर भूल को माफ़ फरमा कर हमारे दिलों पे मौजूद बोझ हटा दे। ए अल्लाह, हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़ैनब भी कुछ औरतें आई हैं। ज़ैनब भी नमाज के बाद गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांग रही थीं जब आसिया ने इन्हें कुछ औरतों के आने की इतला दी। अच्छा, तुम इन्हें सहन में बिठाओ, मैं आती हूँ। आसिया के जाते ही ज़ैनब भी जानमाज तय करती, पास पड़ी छोटी सी तपाई पर रखती बाहर निकल आईं, जहाँ छोटे से सहन में बिछाई दरी पे कुछ औरतें बैठी थीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैनब भी सलाम करती एक मूड़े पर जा बैठी तो सब ने इनके सलाम का मुश्तरका जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप ज़ैनब भी? करम इस ज़ात पाक का, वो जिस हाल में रखे। आप कैसी हैं? हम सब भी ठीक हैं ज़ैनब भी। ज़ैनब भी, आज आपसे बातें करने को दिल चाहा तो हम सब आ गए। इनकी बात पे ज़ैनब भी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी मेरी बहनें बेटियां हैं। ज़ैनब भी, ये तो आपका प्यार और इज़्ज़त है जो हम सबको जोड़े हुए है, वरना लोग तो किसी के सलाम का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते। ये तो सिर्फ आपका प्यार, हुस्न अखलाक और दी हुई तालीम का असर है जो पूरे मोहल्ले वालों को एक साथ रखे हुए है। क्यों बहनों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? इनमें बैठी एक औरत जरीना ने सबकी तारीफ चाही। हाँ हाँ जरीना बहन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस बेटा, ये सब आप लोगों का प्यार और मेरे मौला का करम है, वरना मैं क्या और मरी औकात क्या। मुबशरा, बेटे आपके खावन का रवैया कैसा है आपसे? जी जैनब भी, आपके समझाने का असर है। अब पहले की तरह ना मारता है ना ही गाली गलौज करता है, और बच्चों से भी बहुत प्यार करने लगा है। जैनब बी के पूछने पर मुबशरा ने बताया। वो बहुत खुश थी। माशाअल्लाह बेटा, मैंने भी इसे बहुत समझाया था, और तुम्हें भी कहूँगी बेटा कि अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता जितना खूबसूरत बनाया है इतना ही नाजुक भी है। अल्लाह पाक के निकाह के 3 बोलों में इतनी वुसअत पैदा कर देते हैं कि इस रिश्ते में बंधने वाले अफराद इसको महसूस किए बना नहीं रह सकते। एहसास और मोहब्बत से बना ये रिश्ता इतना पायदार होता है कि दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। और ये एहसास इतना खूबसूरत एहसास है कि बेशक अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है, और बेशक जो इंसान जैसा होता है इसके लिए वही जोड़ा पैदा किया गया है जैसा वो खुद होता है। और बहसीत मुसलमान हमें इस्लामी तालीमात और कुरान मजीद का गौर व खौफ से मुताला करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता एहसास से भरपूर रिश्ता है, लेकिन कभी कभी ये रिश्ता इस इंतहाई बदसूरती तक पहुँच जाता है जब दो अफराद के दरमियान गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं। बात तब बिगड़ती है जब दो अफराद एक दूसरे की जिम्मेदारियों को नहीं समझते,
और अपने फ़राइज़ अदा करने की बजाय अपने हुकूक पे लड़ते हैं, बिना ये सोचे कि एक का हक दूसरे का फ़र्ज़ भी है। लेकिन हम ख़वातीन को बेजा शक करने की आदत होती है, क्योंकि हम नाक़िसुल अक़ल होती हैं। हम ही घर को जन्नत बनाती हैं और हमारी ही वजह से घर उजड़ सकता है, अगर हम दूसरों की बातों में आके सही गलत की पहचान भूल जाएं। बीवी को अपने शोहर की हर मजबूरी को समझना चाहिए। अगर वो इसे बहुत अच्छा नहीं तो कम अच्छा तो खिला रहा है ना। तो बेटा, तुम भी अपने शोहर का सोचो, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे और बच्चों के लिए ही कर रहा है, कम या ज़्यादा। अगर तुम्हारी पड़ोसन के पास ज़्यादा पैसा है और तुम्हारे पास कम, तो इसे देख के तुम अपना घर तो तबाह नहीं कर सकती ना। एक औरत के लिए इससे ज़्यादा शुक्र की क्या बात होगी कि इसका शोहर इसे चार दीवारी के अंदर हिलाल रस खिला रहा है। लिहाजा बेटा, तुम्हें भी मैं यही कहूँगी, समझौता करना और सब्र करना सीखो, ज़िंदगी सहल हो जाएगी। अल्लाह पाक हर एक बेटी के नसीब अच्छे करे और इसे अपने घर में इज़्ज़त, मोहब्बत और सब्र के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सभी औरतें ज़ैनब बी को महब से ही देख रही थीं, जो इन सब को प्यार से इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में ऐसे बता रही थीं जैसे मुंह से फूल छिड़क रही हों। ज़ैनब भी नमाज स्टाइल में दुपट्टा लिए थीं। इनके चेहरे पे एक नूर सा फूटता था, जो एक बार इनको सुनता इनकी बातों का गर्विदा हो जाता। जी ज़ैनब भी, आइंदा मैं अपने बंदे को कभी तंग नहीं करूंगी और ना ही कभी इसे शिकायत का मौका दूंगी, और हर हाल में अपनी रब की शुक्रगुजार होंगी। मुबश्शिरा ज़ैनब बी की टांगों में बैठी इनके हाथ चूमते हुए बोली, खुश रहो बेटा। ज़ैनब बी ने इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए कहा, जिसका जवाब सब ने मुश्तरका दिया, आमीन। अच्छा ज़ैनब बी, इजाज़त। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो चुका है। काफ़ी देर दीगर मसाइल पे रहनुमाई के बाद सभी ने इजाज़त चाही। अच्छा बेटा, फिर भी लाजमी आना। जी ज़ैनब बी, ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। बाबा को क्या टेंशन हो सकती है? ऐसी क्या बात है जो इनके डिप्रेशन की वजह बनती है? कहाँ से ढूंढूं मैं इनकी वजूहात को, जिनकी वजह से बाबा एक अरसा से रातों को डर सा जाते हैं? बाबा से भी नहीं पूछ सकता, मामा ने मना कर दिया है। उफ खुदाया, कोई तो रास्ता बता। साद अपने बेड पे बैठा अपनी पेशानी मसलता मसलसल बाबा के बारे में सोच रहा था कि रमशा नाक रगड़ती अंदर आ गई। साद, बड़ी अम्मा ने चाय भेजी है। थैंक्स रमशा, बैठो। साद ने चाय इसके हाथ से लेते बेड साइड टेबल पर रखते हुए सामने पड़े सोफे पे बैठने का इशारा किया। अब बताएं, ये अचानक आप कैसे नाजिल हो गए? कल जब आपसे बात हो रही थी तो तब तो जिक्र नहीं किया। रमशा ने बैठते ही पूछा। हाँ, एक्चुअली यहाँ करीब ही एक साइट एरिया देखना था, काम जल्दी ख़त्म हो गया तो सोचा घर से होता जाऊँ, और चाचू से भी कुछ डिस्कशन करनी थी, बट मामा बता रही थी कि चाचू तो कराची गए हुए हैं। जी, बाबा कराची गए हुए हैं, कह रहे थे कोई ऑफिस का काम है। मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं, रमशा ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, साद हंकारा भरते हुए चाय पीने लगा। जब रमशा ने एहसन से पूछा, साद एहसन क्यों नहीं आया? 3 हफ्ते हो गए, इसने चक्कर भी नहीं लगाया, 2-3 दिन से कॉल भी नहीं पिक कर रहा। हाँ, इसका लास्ट सेमेस्टर है ना, तो बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ दिनों तक चक्कर लगाएगा। साद ने अपनी इस क्यूट सी कज़न को देखते हुए कहा, जिसे इन दोनों भाइयों से बहुत प्यार था। और तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? मेरे तो पेपर्स हो भी गए, सो आजकल मैं फारिग दादों से घरदारी सीख रही हूँ। रमशा की घरदारी वाली बात पे साद मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें, जो घरदारी तुम सीख रही हो। हाँ, अलबत्ता ये कहती कि दादों को मॉडर्न बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हो तो शायद मैं मान भी लेता, साद ने शरारत से कहा, तो रमशा प्यार के बेतहाशा जुगनू आंखों में समोए इसे देख रही थी। साद फौरन नजरें चुरा गया। चची कहाँ है? मामा और बड़ी माँ किचन में। ओके चलो, मैं ज़रा चची से मिल लूँ, फिर सुबह मुझे जल्दी से निकलना है, ऑफिस भी जाना है। साद इसे खाली कप पकड़ाते हुए बोला, तो रमशा सर इस बात में हिलाती हुई साथ बोली। सिकंदर और आशू घूमने और शॉपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट आए तो कोने में एक टेबल के पास आए। सिट डाउन माय लेडी, सिकंदर ने आशू के लिए चेयर पीछे करते हुए कहा। थैंक यू थैंक यू। आशू ने मुस्कुराते हुए चेयर संभाली तो सिकंदर भी दूसरी तरफ आके बैठ गया। क्या खाओगी? आज आपके रहमो करम पे, आप जो भी खिला दें। आशू की बात पे मुस्कुराते हुए सिकंदर ने आर्डर लिखवाया। जब इसका फ़ोन बजने लगा,
अच्छा आशु, जब तक वेटर डिनर सर्व करता है मैं कॉल सुन के आता हूँ, बहुत ज़रूरी कॉल है। जी भाई। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से सिकंदर बाहर गया था कि इसकी नज़रें इसी दरवाजे से अंदर आते लड़के पे पड़ गईं, तो गोया वो नज़रें झपकना ही भूल गई। वो लड़का इनके टेबल से 3-4 टेबल छोड़ता हुआ अगले टेबल पे बैठ गया और मोबाइल और कार की चाबी अपने सामने टेबल पे रखते हुए अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर मुंह से लगाता लाइटर से सुलगा चुका था। इसके बैठते ही वेटर इसके पास आते हुए बोला, यस सर। जिस पे वो लड़का एक सर्द निगाह वेटर पर डालता, हाथ के इशारे से इसे जाने का इशारा करता, एक बार फिर सिगरेट का कश लगाने लगा। आशु महब सी इस लड़के को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि इसने कभी हसीन लोग नहीं देखे थे या वो कोई दिल फेंक लड़की थी, लेकिन कोई शख्स सिगरेट पीता हुआ इतना हसीन भी लग सकता है, ये इसे आज मालूम हुआ था। सो सॉरी आशु, कॉल थोड़ी लंबी हो गई। हेलो। हाँ। आशु इस लड़के को देखने में इस कदर महब थी कि सिकंदर ने इसे चुटकी बजाई। कहाँ गायब हो? कुछ नहीं, बस मैं। आशु हड़बड़ाते हुए बोली। चलो खाओ। सिकंदर ने बिरयानी प्लेट में डालते हुए प्लेट इसके सामने रखते हुए कहा। सिकंदर बहुत रगबत से खा रहा था, जबकि वो प्लेट में सिर्फ चम्मच हिलाती एक एक दाना चुन रही थी। इसका सारा ध्यान इस लड़के की तरफ था जिसके सामने मेज पे बड़ा एस्ट्रे सिगरेट की राख से भरा पड़ा था। आशु ने सोचा, वो लड़का कुछ मंगवा क्यों नहीं रहा, सिर्फ कश पे कश लिए जा रहा है। ये क्या आशु, अभी तक तुमने नहीं खाया? जल्दी खत्म करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, फिर मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जाना है। सिकंदर ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए इसे टोका। जी भाई। खाने के बाद वो जाने लगे तो आशु ने बेसाख्ता इस टेबल की तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था। वो लड़का सिवाय सिगरेट जैसे जहर के कुछ भी खाए पिए बगैर वहां से जा चुका था। अजीब शख्स था, आशु सोचती रह गई। सिकंदर इसे घर ड्रॉप करता तलाल की तरफ चला गया। अबरू पीरियड लेने के बाद लान में एक दरख्त के नीचे बैठी स्टूडेंट्स का जायजा लेने लगी, जहां बहुत से तलबा कैंटीन की तरफ जा रहे थे। बहुत से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्लासेस लेने, जबकि बहुत से तलबा टोलियों की शक्ल में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। अहद और सना आज यूनिवर्सिटी नहीं आए थे और इस बात का पता इसे यूनिवर्सिटी आने के बाद चला था। अगर इसे पता होता तो वो भी छुट्टी कर लेती, लेकिन नहीं। अगर इसे पता भी होता तो भी वो बिल्कुल उफ ना करती, क्योंकि बाबा भी छुट्टी पे थे। आज इस दिन शायद इसकी किस्मत में बोर होना लिखा था। इस दिन के बाद से इसकी अपने बाबा से बातचीत तकरीबन बंद थी। वो अपने बाबा से सख्त नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने इस पे हाथ उठाया था, फिर भी इसे मनाने की बजाय मुसलसल इग्नोर कर रहे थे। बाबा का रवैया सोचते हुए इसकी आंखें भर आईं। इसने अपने आंसू पोंछते हुए सामने देखा तो एहसन अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा था। एहसन को भी इस दिन के बाद आज ही देख रही थी। पिछले दिनों वो तबीयत नासाज होने की वजह से छुट्टियों पे था, ऐसा इसे अहद की जुबानी मालूम हुआ था। एहसन इस दुश्मन जहां को देख चुका था। आज काफ़ी रोज़ बाद वो खुद को संभालते हुए यूनिवर्सिटी आया था, लेकिन इसे इग्नोर करता आगे बढ़ गया। शायद इसे मुखातिब करके खुद को इसके हाथों मजीद जलील होने की हिम्मत इसमें नहीं थी। जबकि दूर खड़ी दो आंखें ये मंजर देखने के बाद मुसलसल अबरू को नफरत से देख रही थीं। अबरू अपने ख्यालात में इस कदर महव थी, जब किसी के चुटकी बजाकर मुखातिब करने पर इसकी नज़रों का इर्तकाज टूटा। तो सामने ज़रमीन शेख अपने फ्रेंड्स बेला, जिमी, शजील और जारून के साथ खड़ी नफरत भरी नज़रें इसके चेहरे पर गाड़े खड़ी थी, जैसे इन नज़रों से वो अबरू जमान को जला के भस्म कर देना चाहती हो। जी फरमाइए। अबरू दोनों बाजू सीने पे लपेटे, आंखें इसकी आंखों में गाड़े खड़ी हो गई। ऐसा नज़ामी से दूर रहो। ओह इंटरेस्टिंग। और कुछ या मैं जाऊं? मेरा टाइम इतना फालतू नहीं। अबरू इस्तहज़ाइया अंदाज में हंसते हुए जाने लगी। जब जरमीन शेख ने इसके सामने आते हुए रास्ता रोका तो मजबूरन इसे रुकना पड़ा। मेरी बात सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? जरमीन शेख इसे उंगली उठाए वान करती चीखी। श्श! आवाज़ और उंगली नीचे, क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में किसी के बाप की भी नहीं सुनती थी, और उंगली तोड़ना तो मेरा शौक है। अबरू इसकी उंगली नीचे करता अबरू इसकी उंगली नीचे करती झटका देकर छोड़ते हुए बोली। तो जरमीन के मुंह से बेसाख्ता सी की आवाज़ निकल गई। तुम समझती क्या हो खुद को? आखिर है क्या तुम में? इज्जत, हया और पाकिज़गी। मुझ में इज्जत, हया और पाकिज़गी है।
जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नापैद है ज़रमीन शेख। यू। ज़रमीन ने आगे बढ़ते हुए उंगली इसकी तरफ उठाई ही थी कि कुछ देर पहले की अबरू की वार्निंग से इसे जल्दी ही नीचे करने पर मजबूर कर दिया, और दोनों हाथ सीने पर बांधे आराम से बोली, और जब ये तीनों चीज़ें ही तुम में ना रहें अबरू ज़मान। चटाख। अभी ज़रमीन की बात मुकम्मल ना हुई थी कि अबरू का हाथ इस पर उठ गया। यू बिच। ज़रमीन गुस्से से पागल होती अबरू को मारने के लिए आगे बढ़ी तो बेला, शर्जील और जिमी ने इसे काबू कर लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कत्ल कर दूंगी इस बिच को। इसने ज़रमीन शेख पे हाथ उठाया। मुझ पे? हाउ डेयर शी स्लैप मी। जानती नहीं मुझे ये? मैं तुम्हें एहसन को मुझसे कभी नहीं छीनने दूंगी। जिद बच चुका है अब वो मेरी। ज़रमीन गुस्से से चीखते अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तो समझो ये जिद तुम हार चुकी हो। अबरू ज़मान ज़रमीन शेख की रूह में आखिरी कील ठोंकती हंसती हुई चली गई, क्योंकि इसे ज़रमीन को सुलगाने में मज़ा आ रहा था। अपने पीछे इसे ज़रमीन की गालियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करती हंसते हुए यूनिवर्सिटी गेट पार कर गई। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स ये तमाशा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी ने आगे आने की जुर्रत न की, क्योंकि हर कोई ज़रमीन शेख के बैकग्राउंड से वाकिफ था। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं बार बार यहाँ आ रही हूँ? या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं मैं इसे? एक्सक्यूज़ मी मैम, एनी प्रॉब्लम? जो बार बार रेस्टोरेंट में अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी कि बिलाखिर मैनेजर को इसे रोकना पड़ा। नो नो सर, आशु ने अटकते हुए जवाब दिया। तो मैनेजर की नज़रें इसे अपने ऊपर एक्सरे की तरह फिट होती महसूस हुई। तो क्या आप पागल हैं? मैनेजर ने सर्द आवाज़ में पूछा। जी, मेरा मतलब है। नहीं सर, मैं वो। क्या वो मैं बीबी? आप मुसलसल 5 दिनों से ऐसी ही मशकूक हरकतें करती हुई देखी जा चुकी हैं। सो शराफत इसी में है कि सीधे सीधे बता दें कि क्यों कर रही हैं आप ऐसे, वरना। आई एम सॉरी सर, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मुझे किसी की तलाश है, मैं इसलिए रोज़ यहाँ आती हूँ। सर, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? इससे पहले कि मैनेजर इसे मशकूक समझते हुए कोई एक्शन लेता, आशु ने फ़ौरन वजाहत करते हुए इसे चोर नज़रों से देखते हुए रिक्वेस्ट की। जी, कैसी हेल्प चाहिए आपको? मैनेजर को हुलिये से वो किसी शरीफ घर की लड़की लगी, इसलिए फ़ौरन मदद की पेशकश की। थैंक यू सर। सर वो, तकरीबन 10 दिन पहले वो यहाँ इस टेबल पे एक लड़का आके बैठा था। इसने कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ सिगरेट पीता रहा। आशु, जो जोश से सामने वाली टेबल की तरफ इशारा करते हुए इसे बता रही थी कि एकदम से मैनेजर ने इसे टोका। तो मैनेजर को इस लड़के की जहनी हालत पे शक गुजरा। तो ये सर कि मुझे इस लड़के की मालूमात चाहिए। मतलब कौन, क्या नाम वगैरह, वो बोली। जाओ बीबी, यहाँ रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। अब क्या हम हर किसी की मालूमात रखते हैं? अजीब पागल लड़की है। वो टेबल लड़का सिगरेट, आ जाते हैं दिमाग खाने। वो हमन्नक बनी मैनेजर को देखती रही, जो इसे जाने का कहता मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। उफ, मुझे पागल कह गया। नॉनसेंस। आशु अपने सर पे हाथ मारती रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। आज फिर इसका आना बेसूद ठहरा था।